आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, रोज़ की तरह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सफाई का ध्यान रख रहे होंगे। लॉकडाउन को चलते रहने दीजिए आप लोग, ये तो चलेगा ही लंबा। और अब हम आपके लिए यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो आप प्रतिदिन हमारे संग यहीं बने रहिए और यहीं पर हम अपना अध्ययन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में मैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पे बात कर रहा था। विधायी शक्तियों को लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें एक लेक्चर हमारा बन गया था पूरा, लेकिन विधायी शक्तियाँ पूरी अभी नहीं हुई थी, कुछ रह गई थी। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने 7 से 8 विधायी शक्तियाँ लगभग आपको बता दी थी। उसमें सिंपल बिल पे राष्ट्रपति की पावर क्या होगी, राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित रखता है उसमें पावर क्या होगी, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, और उसके बाद आहूर्त क्या होता है, समन, सत्रावसान प्रोरोगेशन क्या होता है, लोकसभा भंग क्या होता है, इन सब पे हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव पावर बची हैं, इन पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो बची हुई विधायी शक्तियां उन पे बात करेंगे और राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्ति यानी कि डिप्लोमेटिक पावर पे बात करेंगे। ठीक है जी। जो वीडियो को सीधा इसको देख रहे हैं वो इससे पहले पार्ट 1 देखिए। विधायी शक्ति का एक पार्ट नंबर 1 भी आया होगा, ये पार्ट नंबर 2 है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था, उसके बाद जो अगली शक्ति आती है वह है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्ति। अब अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो अध्यादेश की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है संघ में, और राज्यों में राज्यपाल के पास है। इस बात को ध्यान रखिए पहले, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, राज्यों में राज्यपाल के पास है। अब ये सवाल बहुत बार बनता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 1 2 3, बड़ा आसान है इसको याद रखना कि अनुच्छेद 123 में है। अगर पूछे राज्यपाल की कहाँ है, तो राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद यही डिजिट रहेंगी, आगे पीछे हो जाएंगी बस। वो अनुच्छेद 1 2 3, ये 2 1 3। तो अध्यादेश की शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यों में राज्यपाल को दी गई है। राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अब अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा, या मैं एक लाइन लिख सकता हूं, अध्यादेश एक कानून होता है जो कार्यपालिका बनाती है, और ये सीमित अवधि का कानून होता है, यानी कि लिमिटेड टाइम का कानून होता है। इन तीनों बातों को समझिए, अध्यादेश इसी में खत्म है। अध्यादेश एक कानून है, यानी कि जैसे एक लॉ काम करता है वैसे अध्यादेश काम करता है। अध्यादेश एक कानून है, अध्यादेश कार्यपालिका जारी करती है यानी कि एग्जीक्यूटिव जारी करती है, और सीमित अवधि यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए जारी होता है अध्यादेश। अब अध्यादेश एक कानून है, मतलब जो महत्व संसद द्वारा पारित किए गए एक कानून का होता है वही महत्व अध्यादेश का होता है। मेरे पॉइंट को समझिए कि अध्यादेश एक कानून है, इसका मतलब यह है कि जो महत्व संसद द्वारा पारित किए गए कानून का होता है वही महत्व अध्यादेश का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अध्यादेश एक कानून है तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है। इस बात को ध्यान रखना, जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है उन मामलों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश एक कानून है। तो 2 बातें निकल के सामने आई कि अध्यादेश का वही महत्व होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होगा, पहला महत्व। दूसरा महत्व,
अध्यादेश चूंकि एक कानून है तो राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। ये बात आई थी A.K. राय बनाम भारत संघ, एक केस हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में बात बोली कि राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। अब चूंकि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, बहुत सारी बातें हम लिख भी नहीं पाए और भारतीय संविधान का संरक्षक या भारतीय संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर मुद्दा ये उठा कि क्या संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के माध्यम से जो आप संविधान में संशोधन करते हैं, तो क्या संविधान में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से हो सकता है? क्या संविधान में संशोधन अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखना, 24वां संविधान संशोधन 1971 और केशवानंद भारतीवाद 1973 ये दो ऐसे, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद ने माना, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यादेश संविधान संशोधन के मामले में जारी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते क्योंकि संविधान संशोधन कानून नहीं है। अध्यादेश उन्हीं मामलों में जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। तो मैं आपको अध्यादेश पढ़ा रहा हूं, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक अध्यादेश एक कानून है जो कार्यपालिका जारी करती है और सीमित अवधि के लिए जारी होता है। मेरा पहला बात यह था कि अध्यादेश एक कानून है। इसके 3 पॉइंट निकल के सामने आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अध्यादेश का वही महत्व होगा जो एक कानून का होता है। दूसरा पॉइंट क्या आया कि राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकेंगे जिन मामले में संसद कानून बना सकती है। A.K. राय बनाम भारत संघ 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। तीसरी बात कि संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते या संविधान संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ये बात मानेगी 24वां संविधान संशोधन 1971 और केशवानंद भारतीवाद 1973। अब दूसरी बात, अध्यादेश कार्यपालिका जारी करती है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। देखिए, ये बात आप पहले भी जान चुके हैं कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेशन ये संसद होती है। ये कानून बनाने का काम जो है वो संसद करेगी। कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कानून नहीं बनाती है। ये कानून नहीं बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कानून ही बनाती है। लेकिन अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक ऐसा कानून है जो कार्यपालिका बनाती है। अब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। मतलब साफ है कि कानून बनाने का काम तो संसद का था, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क्यों करेगा? इस सवाल को समझिए पहले कि कानून निर्माण का काम जो है वो संसद का है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क्यों करेगा? सवाल उठता है। यानी कि अध्यादेश जारी करने की कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस देखिए, कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है। राष्ट्रपति 3 कंडीशन में अध्यादेश जारी कर सकता है। 3 कंडीशन। नंबर 1, संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो। इसका मतलब यह है, मैंने पिछला वीडियो आपको बताया भी था उसमें, कि संसद 12 महीने नहीं बैठती। संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र। यानी कि संसद लगभग 3 सत्र में बैठती है। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का समय जो होता है वो खाली होता है, संसद नहीं बैठती उसमें। अगर ऐसा समय चल रहा है कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हैं और एकाएक कोई कानून बनाना है, एकदम कोई कानून लेके आना है भारत में, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है। पहली बात तो समझिए, किस कंडीशन में जारी होगा? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या
लोकसभा सत्र में है परंतु राज्यसभा नहीं है, या राज्यसभा सत्र में है परंतु लोकसभा नहीं है। क्योंकि आप सभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कोई भी कानून तब तक पारित नहीं होता जब तक वो दोनों सदनों से पास ना हो जाए। कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक दोनों से पास ना हो जाए। अब एक है दूसरा नहीं है तो कानून तो बनेगा नहीं। तो मतलब अध्यादेश जारी करने की 3 शर्तें हैं। पहला, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, दूसरा लोकसभा सत्र में है, राज्यसभा सत्र में नहीं है, और तीसरा राज्यसभा सत्र में है परंतु लोकसभा सत्र में नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला अध्यादेश एक कानून होता है जो कार्यपालिका जारी करती है। किन कंडीशन में? 3 कंडीशन में। एक और महत्वपूर्ण बात, कंडीशन ये थी कि अध्यादेश तभी जारी होगा जब दोनों सदन सत्र में नहीं है। इसका मतलब साफ है, जब संसद सत्र चल रहा है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्र चल रहा है, तब आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। क्योंकि कंडीशन साफ बोल रही है कि अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, एक हो दूसरा नहीं हो, है ना। तो अगर दोनों ही सदन सत्र में चल रहे हैं तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। पहली बात ये समझिए आप। दूसरी बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये सवाल जो है ये हमेशा सिविल यूपीएससी में ही पूछा जाएगा कि क्या अगर लोकसभा भंग चल रही है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्या? ये तो यह था कि सत्र में नहीं है। सवाल ही उठता है, अगर लोकसभा भंग चल रही है, डिसॉल्व, चूंकि आपको पता है कि राज्यसभा तो भंग नहीं कर सकते हम लोग, अगर लोकसभा भंग चल रही है तो क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जवाब है नॉट, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 में साफ लिखा है, अध्यादेश तब जारी किया जाएगा जब संसद सत्र में नहीं है या संसद का अवकाश चल रहा है। दोनों बातें एक ही तो हुई। संसद सत्र में नहीं है, इसका मतलब अवकाश चल रहा है, तो तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर संसद भंग हो रखी है, यानी कि लोकसभा भंग हो रखी है, तब क्या होगा? ऐसा नहीं लिखा गया। तो ध्यान रखना, अगर लोकसभा भंग है अध्यादेश जारी नहीं होगा। अध्यादेश तभी जारी होता है जब संसद सत्र में ना हो, अर्थात संसद का अवकाश चल रहा हो। लोकसभा भंग नहीं है, लोकसभा है लेकिन सत्र में नहीं है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा भंग चल रही है, अध्यादेश जारी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे पूरी बात आप। फिर तीसरी बात अध्यादेश में थी कि अध्यादेश सीमित अवधि का कानून होता है, लिमिटेड टाइम का। अब सीमित अवधि कानून क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो वो एक कानून की तरह देश में लागू हो जाता है, लेकिन अध्यादेश का संसद से पारित होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखिए आप। अध्यादेश का संसद से पारित होना अनिवार्य है, यानी कि पार्लियामेंट से पास होना ही होना चाहिए हर हाल में। तो अध्यादेश जो है वो सीमित अवधि कानून है, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए। सीमित अवधि मतलब संसद से पारित होना चाहिए, शुड बी पास फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब फिर प्रावधान एक और भी है कि अगर पार्लियामेंट की बैठक बैठ जाए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाए और सेशन शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह तक पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो गई। अध्यादेश के बाद अध्यादेश जारी हुआ, उसके कुछ दिन बाद पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो गई। अगर पार्लियामेंट अपनी बैठक शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसको पारित नहीं करती है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा अगर पार्लियामेंट अपनी बैठक शुरू होने के 6 हफ्ते तक, 6 वीक तक इसको पारित नहीं करती है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अगर पारित कर दे तो कानून बन जाएगा। संसद चाहे तो 6 हफ्ते पहले भी इसे नकार सकती है। देखिए, संसद का सत्र शुरू हो गया, अध्यादेश जारी किया था।
अध्यादेश जारी हुआ है, कुछ दिन बाद संसद का सत्र शुरू हुआ, संसद इसे पारित कर दे तो ये कानून बन जाएगा, संसद इसे नकार दे तो ये समाप्त हो जाएगा। संसद इस पे कुछ कर ही नहीं रही है, ना तो पारित कर रही है ना ही नकार रही है, तो याद रखना संसद के सत्र शुरू होने की तारीख से 6 हफ्ते तक बना रहेगा। अगर संसद इसको पारित नहीं करती है तो 6 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि संसद का सत्र शुरू होने से 6 हफ्ते बाद तक की बात की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माना कि लोकसभा की जो बैठक है वो 15 जुलाई को शुरू हो गई और राज्यसभा की बैठक जो है वो 20 जुलाई को शुरू हुई, या मान लीजिए कि 25 जुलाई को शुरू हुई। लोकसभा की बैठक 15 जुलाई को शुरू हो गई, राज्यसभा बैठक 25 जुलाई को शुरू हुई, तो 6 हफ्ते किससे माने? तो ध्यान रखना जो बाद में बैठा है उससे 6 हफ्ते मानेंगे। यानी कि लोकसभा तो 15 जुलाई से बैठ गई है, इसको छोड़ दीजिए। राज्यसभा का बैठी है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई से 6 हफ्ते तक इसको पारित करना पड़ेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। मतलब जो संसद का सत्र शुरू होने से 6 हफ्ते बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, वो 6 हफ्ते जो समय है वो बाद में बैठने वाले सेशन के लिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो फिर सवाल ये बनता है कि एक अध्यादेश का यानी कि एक ऑर्डिनेंस का अधिकतम समय यानी कि मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? एक अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम। तो अब देखो, एक अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो होता है 6 महीने और 6 हफ्ते, यानी कि 6 मंथ और 6 वीक। अब कैसे? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर संसद पारित नहीं करती है तो संसद की बैठक शुरू होने से 6 हफ्ते तक बना रहेगा। अगर पारित नहीं करती है तो बैठक शुरू होने से 6 हफ्ते तक बना रहेगा। तो 6 वीक तो मैक्सिमम ही हो सकते हैं, मैक्सिमम। प्लस संसद की 2 बैठक के बीच मैक्सिमम टाइम कितना होता है? 6 महीने। ये मैंने बात भी की थी पहले। संसद की 2 बैठक के बीच मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने। तो यानी कि अगर संसद की आज बैठक हो गई है और आज बैठक के बाद रात में अध्यादेश जारी कर देते हैं रात में, तो कुछ भी हो 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर संसद की दूसरी बैठक होगी। तो यानी कि ये अध्यादेश मैक्सिमम कितने टाइम खींच सकता है? 6 महीने। यानी कि 6 महीने आज बैठक हुई तो अगली बैठक 6 महीने बाद तक तो होनी हर हाल में, तो मैक्सिमम 6 महीने और बैठक शुरू होने से 6 हफ्ते बाद तक पारित करना पड़ेगा, तो प्लस 6 वीक। तो मतलब एक अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने और 6 हफ्ते, 6 मंथ 6 वीक। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूनतम समय क्या होगा? तो ध्यान देना, न्यूनतम समय होता है कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और बाद में दूसरा अध्यादेश जारी करके पहला अध्यादेश वापस ले सकते हैं। यानी कि एक अन्य अध्यादेश जारी करके पहले वाले अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। तो न्यूनतम समय कभी पूछे तो नहीं होगा, अधिकतम समय पूछेगा 6 महीने 6 हफ्ते का अधिकतम समय होता है। अध्यादेश की इस शक्ति का कार्यपालिका वास्तव में अगर हम देखें तो अध्यादेश राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं लगा रहा, यूज कर रहा। अध्यादेश की शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्ति होती है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में अनेक बार इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया। जिस बिल के पास होने की उम्मीदें कम हैं, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा देते थे। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते थे। अब 6 महीने बाद तो पार्लियामेंट से पास होना ही होना है, और जब पार्लियामेंट से पास होने की नौबत आती थी तो उसके बाद उसको वापस ले लेते थे, बाद में फिर जारी करवा देते थे। मतलब साफ है कि जब पार्लियामेंट की बैठक बैठ रही है तब तक रहने दो, उसके बाद आगे पीछे अध्यादेश जारी करते जाओ। यानी कि एक कानून अगर मुझे बनाना है तो मैं अध्यादेश जारी करवा के उसको कंटिन्यू रख सकता हूं, बार बार अध्यादेश जारी करवा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया डीसी बदवा बनाम बिहार और उड़ीसा राज्य। डीसी बदवा बनाम बिहार राज्य, एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला, आप अध्यादेश राज नहीं कर सकते, आप अध्यादेश राज नहीं कर सकते। कार्यपालिका ये ध्यान दे कि अगर कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, अगर वो 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से पास नहीं होता तो उसके बाद आप पार्लियामेंट से पारित करवा के कानून के रूप में उसे लाइए। आप बार बार अध्यादेश जारी ना करवाइए, अर्थात अध्यादेश जारी
अध्यादेश राज नहीं हो सकता। अब अंत में सवाल यह है कि क्या अध्यादेश ऑर्डिनेंस को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? क्या अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? अध्यादेश एक कानून है, अध्यादेश एक कानून है और किसी भी कानून को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो अध्यादेश एक कानून है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ये थी राष्ट्रपति की अध्यादेश की पास शक्ति। साथ में मैंने आपको राज्यपाल पढ़ा दिया कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अंतिम राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति बचती है, अंतिम शक्ति में यह है कि राष्ट्रपति कुछ रिपोर्ट को संसद में रखवाता है, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उसको संसद में प्रस्तुत करने का काम भारतीय राष्ट्रपति करते हैं। वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं आपसे पूछेगा। नंबर 1 कैग की रिपोर्ट, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 151 मुझे पता है मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरी वीडियो देख के चौंक जाएंगे कि मैंने 148 लिखना था, 151 क्यों लिख रहा हूं। 148 में कैग की स्थापना का प्रावधान है, कैग को नियुक्त करने का प्रावधान है, लेकिन कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा, ये आर्टिकल 151 में है, ध्यान रखना है इसका। दूसरा फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति रखाएगा। अब वित्त आयोग 280 में है, लेकिन वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 281 में। तीसरा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट रखाएगा अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। चौथा राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट रखाता है, यानी कि बैकवर्ड जो कमीशन क्लासेस हैं इसकी रिपोर्ट रखाएगा अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340। इसके बाद राष्ट्रपति अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखाएगा अनुच्छेद 338। इसके अलावा छठा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को भी रखाएगा अनुच्छेद 338 खंड ए। ये रिपोर्ट्स जो हैं ये राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। इसके अलावा कुछ और गैर संवैधानिक संस्थाएं जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हमने पढ़ी हैं। सबसे लंबा चैप्टर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ही था। तो आज विधायी शक्तियों पे लेक्चर नंबर 2 है, तो थोड़ा समय का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के साथ साथ राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्ति भी देख लेते हैं। बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है। कूटनीतिज्ञ शक्ति यानी कि डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कूटनीतिज्ञ शक्ति मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान यानी कि हेड ऑफ मिलिट्री। तीनों सेना का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 खंड बी यानी कि क्लाउज बी में बात भूल गई है। तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति होगा। तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति है। युद्ध की घोषणा भी भारत में राष्ट्रपति ही करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितने भी संधि और समझौते होते हैं यानी कि ट्रीटीज और एग्रीमेंट, जितने भी संधि और समझौते होते हैं सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भाई आपने देखा होगा जनरली कि प्रधानमंत्री वहाँ गए, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर संधि की, समझौता किया, तो कर तो प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी संधि और समझौते हो रहे हैं वो सारे होते राष्ट्रपति के नाम पर हैं। तीसरा, जो राष्ट्रपति है वो विदेशों में उच्चायुक्त या फिर राजदूत की नियुक्ति करता है। उच्चायुक्त को हम बोलते हैं हाई कमिश्नर और राजदूत को हम बोलते हैं एम्बेसडर। अब दोनों में अंतर क्या है अब जानना चाहेंगे। देखिए दोनों ही भारत के प्रतिनिधि हैं विदेशों में, ये दोनों ही अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो देश
ब्रिटेन के गुलाम थे, यूक्रेन की ब्रिटेन के गुलाम थे, उन देशों का एक संगठन बना है राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ उनका संगठन है। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, उन देशों में भारत अगर अपना प्रतिनिधि भेजेगा, उन देशों के लिए भारत अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, तो उसे उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बोलेंगे। उसे उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बोलेंगे, और उसके ऑफिस को बोलेंगे उच्चायोग। उसका जो ऑफिस होगा उसको उच्चायोग यानी कि हाई कमीशन कहेंगे, इंग्लिश में हाई कमीशन। राजदूत क्या होगा? जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश नहीं हैं, उनके यहाँ पर अगर भारत का राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो उसको राजदूत बोलेंगे, यानी कि एम्बेसडर बोलेंगे, है ना। और उसका जो ऑफिस होगा उसको बोलेंगे दूतावास, यानी कि इंग्लिश में एम्बेसी बोलेंगे, एम्बेसी बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं उनके यहाँ पर अगर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं तो उसको उच्चायुक्त बोलेंगे। अन्यों में हम क्या बोलेंगे? उसको दूतावास, राजदूत बोलेंगे। उसका जो ऑफिस होगा उसको हम दूतावास कहेंगे। तो ये राष्ट्रपति की कूटनीति की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा अगर अन्य देशों के राजदूत हमारे यहाँ पर आते हैं, अमेरिका से, फ्रांस से, अलग अलग जगह से आए हैं, अगर अन्य देशों के राजदूत हमारे यहाँ पर आते हैं तो राजदूत अपना एक फार्म, अपना आईडी कार्ड जो है वो राष्ट्रपति के पास जमा कराता है। ये भी ध्यान रखना, जो अन्य देशों से हमारे यहाँ प्रतिनिधि आते हैं, राजदूत, एम्बेसडर, जो वटेवर जो भी हो, वो अपना आईडी कार्ड जो है वो राष्ट्रपति के पास ही जमा कराते हैं। तो ये तो था आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का लेक्चर नंबर 2 और राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ। कल दोबारा फिर मिलूँगा। राष्ट्रपति की हम बात करेंगे कल राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि जुडिशियल पावर। परसों बात करेंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपसे इस तरीके से हर रोज़ मिलता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।